तो अब हम लोग देख रहे हैं, जो कि अभी तक हम लोग समझ चुके हैं कि संविधान नाम की चीज क्या है और क्या इसका पूरा तरीका रहा है इसके बनने का, जो हमने अभी एक संक्षिप्त तौर पे समझा है। अब उसको हम पूरा जितना हमारे सिलेबस में है उसको हम उतना डिटेल में या उतना गहराई में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि अगर आपको लिखना हो कि संविधान क्या है तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यह क्लास मान्य होगी। तो संविधान को अगर आप देखेंगे तो क्या लिखेंगे, संविधान क्या है? संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। विधि का मतलब क्या हुआ? कानून, सर्वोच्च, सुप्रीम, ठीक है, सबसे ऊपर ये है। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर कोई भी नियम कानून देश में, कोई भी अधिनियम, कोई भी एक्ट लागू करा जाता है भारत सरकार के द्वारा, तो उसमें इन तमाम बातों का ध्यान रखा जाता है कि किसी भी तरीके से भाई कोई ऐसा कानून तो नहीं बन गया है जो संविधान की बातों को या संविधान में दिए गए नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रहा हो। ठीक है, तो वही बहुत बड़ी बात है। और यदि ऐसा पाया जाता है कि संविधान की बातों का इसमें भाई उल्लंघन किया जा रहा है, तो निश्चित तौर से उस बनाए गए कानून को ध्वस्त कर दिया जाता है, डिमोलिश कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है। दूसरा, सरकार एवं नागरिकों का संबंध। संविधान अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें तरह तरह की बातों के माध्यम से सरकार और नागरिक के बीच में जो रिलेशन है, उसमें नागरिकों के अधिकार दिए गए हैं, नागरिकों के कर्तव्य दिए गए हैं, सरकार के बारे में और उनके बीच में जो संबंध होंगे उन सब बातों का इसमें जिक्र किया गया है। साथ ही साथ इसमें आप संविधान में देखेंगे तो मौलिक अधिकारों का भी वर्णन देखने को मिलता है। मतलब आपने सुना होगा फंडामेंटल राइट्स, जो आपके अधिकार हैं जो संविधान आपको दे रहा है। तो जो आपको अधिकार संविधान ने दे रखे हैं उसको कोई नहीं छीन सकता है, ये बात भी आप ध्यान रखें। ठीक है, मौलिक अधिकारों का यहाँ पर मिलता है। साथ ही साथ इसमें आपको मौलिक कर्तव्य का भी इसमें जिक्र मिलता है, जिसे आप कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, ध्यान रखा जाए जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो आपके कर्तव्य हैं, वो आपके ऊपर बांधे नहीं जा सकते, उसके लिए आपको सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, लेकिन जो मौलिक अधिकार हैं आपके, जिसमें अगर आप देखिए कि आपको धर्म की स्वतंत्रता दी जाती है, आप किसी भी अपनी मर्जी के धर्म को चुन सकते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं कर सकता है कि भाई आपको लिए जबरदस्ती कि भाई आप इस धर्म को नहीं, आप इस धर्म को अपनाइए, तो यहाँ पर आप उसको कानूनी सजा दिला सकते हैं। तो कहने का मतलब ये मौलिक अधिकार जो आपको प्रदान किए गए हैं संविधान के द्वारा, जो आपको राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, उसकी पूरी लिस्ट है, उसको हम यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि फिर और वीडियो लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके लिए आप कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, और जिसने आपके मौलिक अधिकारों का हनन करा है या उनको क्षतिग्रस्त करने की कोशिश करी है, आप उसको सजा दिलवा सकते हैं। लेकिन जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं जो आपको करने होते हैं, उसके लिए आपको कोई सजा नहीं दी जा सकती कि भैया आपके मौलिक कर्तव्य आप नहीं कर रहे हैं, चलिए आपको जेल में डाल देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखें, संविधान में क्या क्या बातें हैं, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। संविधान में और क्या क्या जिक्र किया जाता है, संविधान में बताया जाता है सरकार के विभिन्न अंगों को मध्य शक्ति विभाजन। गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी बॉडीज हैं, उन सब के बीच में क्या क्या रिलेशन है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से, उन सब बातों का भी जिक्र हमें संविधान में देखने को मिलता है, किसकी शक्ति कितनी है। ठीक है, साथ ही साथ संविधान में हमारे राज्य के उद्देश्यों को भी दिखा जाता है कि भाई हमारा जो देश है, हमारे देश के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, तो ये सब बातें अगर आपको लिखने को आता है कि संविधान के बारे में बताइए, तो आपको इसी हिसाब से पॉइंट में लिखना होगा। पॉइंट में लिखने से आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं और आपको भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, तो संविधान के बारे में बात ये रही। और इधर इंग्लिश में अगर आप देखें तो इन्हीं सबका इंग्लिश वर्जन यहाँ पर लिखा गया है कि नेशन सुप्रीम लॉ, गवर्नमेंट एंड सिटीजन रिलेशन, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन गवर्नमेंट बॉडी, कंट्री ऑब्जेक्टिव, या ठीक है कंट्री लिख लो या नेशन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये सब बातें आपको संविधान के बारे में देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हमारा अगला सवाल आता है कि ये तो हमने देख लिया कि ये जो किताब है, ये किताब है जो जिसे हम कह रहे हैं भाई संविधान, जिसे हम कह रहे हैं संविधान, इसमें ये सब बातें तो लिखी हैं कि राज्य के उद्देश्य लिखे हुए, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है वो सब है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, और ये तमाम बातें लिखी हुई हैं। लेकिन लिखी कैसे, किसने लिखी, क्या तरीका था इन बातों को लिखने का? रातों रात कोई चमत्कार हुआ, कोई किताब ऊपर से गिरी जिसके ऊपर लिखा था भारतीय संविधान, क्या ऐसी थी कहानी?
नहीं। उन्हीं सब बातों को हमने यहाँ पर अब समझना है, ठीक है। तो इस किताब को लिखने के लिए, जिसे हम भारतीय संविधान कह रहे हैं, इस किताब को लिखने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता पड़ी होगी, ठीक है ना। कुछ लोगों की आवश्यकता पड़ी होगी, और जिन्होंने भी इसको लिखा है उन सब के बारे में ही अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो संविधान वाली किताब है, इसको लिखने का पूरा प्रोसीड्यूर, पूरा तरीका क्या रहा है, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग समझते चलिए, ये एग्जाम के साथ साथ आपको एक बेसिक नॉलेज भी प्रोवाइड करता है कि आपको मालूम होना चाहिए, अब भारत देश के नागरिक हैं, आपको पता होना चाहिए संविधान क्या है, ठीक है। तो देखिए कैसे बना, लेकिन बना कैसे संविधान, ठीक है। आप समझ में आ गया मैं क्या समझाने जा रहा हूं आपको। कुछ लोगों को इकट्ठा करा जाएगा, ठीक है, कुछ लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है, जितने भी हैं लगभग 300 के आसपास लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। अब ये सब लोग पूरे भारत के लिए संविधान बनाएंगे, ठीक है। मान लीजिए ये 299 पीपल्स है, इन सब ने अब कानून बनाना है भारत के लिए, और जिसको कहा जाएगा संविधान। आई बात समझ में। अब ये सब लोग जहां सम्मिलित रूप से, एक ऑफिशियल रूप से जहां बैठ करके कानून बनाएंगे, क्योंकि 300 लोग हैं लगभग, तो 299 लोग हैं, सबके अपने अपने राय होगी, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, है ना। ये 299 लोग हैं, किसी के बारे में कुछ कोई कहेगा, किसी के हिसाब से कोई कानून सही है, किसी के हिसाब से कोई कानून गलत है, सबके सब अपने अपने ओपिनियन रखते रहेंगे। हमारी बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको। तो ये सब लोग मिल करके बैठ करके जहां पर इस चीज को एक तरीके से करेंगे, उसी सभा को, उसी सब लोगों की गैदरिंग को क्या कहा जाएगा, ध्यान से समझते चलिए, बहुत इजी वे में आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, आप भी समझिए। उसको मिल करके क्या कहा जाएगा, संविधान सभा। आई बात समझ में। ये 299 लोग जो संविधान नामक एक कानूनी किताब लिखने जा रहे हैं, जहां ये सब मिल करके बैठेंगे, ये सब चीजों को ऑफिशियल वे में करेंगे, उसका कहा जाएगा संविधान सभा, अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। आई बात समझ में। एक बात ये क्लियर होगी कि भाई चलो ठीक है, ये 299 लोग मिल करके बैठ करके अब कानून लिखने जा रहे हैं। अब बात ये आ रही है कि ये 299 लोग हैं कौन कौन, कैसे कैसे करके हम इनको सेलेक्ट करें। भारत तो बहुत बड़ा है, मर्जी मुताबिक किसी को भी उठा लें, वो कानून बनाएगा क्या? सोचने वाली बात है कि नहीं है। वास्तविक रूप से अगर हम उस स्थिति को जिए, सोचे कि कानून बनाना है, अब किन लोगों को इसमें सेलेक्ट करें, कौन से बुद्धिजीवी है, कौन से इंटेलिजेंट है, इस चीज का चयन कैसे होगा, तो वही सब बातों को अब हम आगे इसमें देखने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान रहे, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले हमने संविधान के बारे में पढ़ा है कि ये संविधान की डेफिनेशन क्या थी, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या बातें आएंगी, और अब हम पढ़ रहे हैं कि ये संविधान बना कैसे है, ठीक है, मैन्युफैक्चर कैसे हुआ, ये बना कैसे, निर्मित कैसे हुआ। तो ये सब लोग मिलकर के बैठेंगे, उसे कहा जाएगा संविधान सभा। एक संविधान सभा बनाई जाएगी, ठीक है। अब इस संविधान सभा में जो लोग बैठे हैं वही कानून बनाएंगे, लेकिन इस संविधान सभा में बैठेगा कौन कौन, तो उसका वही तरीका क्या होगा, निर्वाचन, मतलब इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन होगा, चुनाव होगा। आई बात समझ में, ठीक। अब इलेक्शन किसका होगा, कैसे होगा, क्या कहानी होगी, तो ध्यान देने वाली बात यह है, एक सेकेंड, जिस समय की हम ये बात कर रहे हैं, जिस समय की हम लोग ये बात कर रहे हैं, उस समय लगभग भारत और ये जो पाकिस्तान है ये एक ही था, ठीक है। तो ये जो पूरा भारत है, इसमें ध्यान रखा जाए कि जो ब्रिटिशर्स, जो अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन करा है, उनके हिस्से में केवल 11 प्रांत थे, मतलब 11 स्टेट थे। चलो इतना गहराई में आपको जाने की जरूरत नहीं है, तो इतना ध्यान रखो कि 11 जगहों पर अंग्रेज शासन करते थे भारत में, ठीक है। कुछ जगहों पर कौन थे, देसी रियासतें, मतलब राजा महाराजा टाइप लोग, ये लोग अपने हिसाब से शासन किया करते थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये भी ब्रिटिशर्स के ही अधीन थे। कुछ क्षेत्र ऐसे थे, जैसे आज हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश,
इसको हम बोलते हैं ना यूनियन टेरिटरी, इस तरह से समझ लो, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर एक दिखाया कि 11 स्टेटों पर डायरेक्टली किसका शासन था, 11 स्टेट्स पर डायरेक्टली था ब्रिटिशर्स का शासन, कुछ देसी रियासतें थी और कुछ यूटीज थी, ठीक है। नक्शे में जो दिखाया गया है वो उसी लोकेशन पे नहीं, वो लिखने के लिए दिखाया मैंने वहां पर, ठीक है। तो अब 11 स्टेट, कुछ देसी रियासतें और कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, इस हिसाब से भारत बट रखा है। ध्यान रखा जाए इस समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ है। अब इन जगहों से चयन किया जाएगा कहाँ के लिए, इस संविधान सभा के लिए। जो लोग क्या बनाएंगे, इस किताब को लिखने जा रहे हैं, इस संविधान वाली किताब को, इन सब लोगों का चयन इन्हीं जगहों से इलेक्ट किया जाएगा, इलेक्शन की तरह। अब सबसे पहले देखते हैं हम जो 11 प्रांत हैं जो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे। ब्रिटिशर्स तो यहाँ से चले गए भैया, ठीक है। अब इन 11 प्रांतों में क्या थे, विधायक, जैसे आज हम देखते हैं, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में बैठते हैं जो विधायक होते हैं, आप सभी अच्छे से जानते हैं। अंग्रेजों के समय पर उन्होंने एक इस तरह की सिस्टम शुरू कर दिया था जिसमें विधायक नाम की चीजें भी आ चुकी थी अस्तित्व में। तो ये 11 विधायक चुनेंगे किनको, सदस्यों को। ऐसा माना जाता है कि 10 लाख लोगों पे एक सदस्य का चयन हुआ जो संविधान सभा पे बैठेगा। अब ये विधायक चुनेंगे सदस्यों को, तो इन्होंने क्या चुना, 292 सदस्यों को। ये जो विधायक हैं इन्होंने चुना, जनता ने नहीं चुना, जनता ने अप्रत्यक्ष रूप से चुना। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब इनडायरेक्टली, जनता ने तो विधायक का चुनाव करा था, अब विधायक चुनाव कर रहा है किनका, संविधान सभा के सदस्यों का। इन्होंने 11 प्रांतों में जो विधायक थे इन्होंने चुने 292 सदस्य। देसी रियासतों से 93 लोगों को चुना गया, मनोनीत करा गया, और यूनियन टेरिटरी से 4 लोगों का चयन किया गया। तो कुल मिला के 389 लोगों का सिलेक्शन हुआ, ठीक है। इसमें से शुरुआत में जो ये 93 लोग थे, जो देसी रियासतें थी, जो राजा महाराजा थे, इन लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, ठीक है। इन लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये लोग तो बोल रहे हैं कि भाई अब तो कानून बनने जा रहा है, ये तो सबके लिए बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर उद्देश्य मैंने आपको बताए थे ना, ये क्या थे, यहाँ पर ये संविधान क्या है, सर्वोच्च विधि, सरकार नागरिकों के बीच में संबंध, इस तरह की बातें हैं। और संविधान एक तरह से देखा जाए तो सबको बराबर के रूप में देखा जाएगा। तो ये चीजें राजा महाराजा को पसंद थोड़ी आएगी। एक तरह से सुप्रीम पावर उनके हाथ से निकल रही है, अब उनका शासन नहीं चलेगा, तो उन लोगों ने इसमें स्टार्टिंग में हिस्सा नहीं लिया। तो कुल मिलाकर के आप इनको हटा दीजिए, 296 लोगों के बीच में एक तरह से आप ये देखिए कि चुनाव हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर दिखाया भी गया है कि रियासतें, जो देसी रियासतें, उसका मतलब क्या है, तो लगभग 560 ऐसे कुछ क्षेत्र थे जहां पर ब्रिटिश सरकार का डायरेक्टली कंट्रोल नहीं था। इसमें कुछ एक क्षेत्र थे हैदराबाद, पटियाला, मैसूर, बड़ौदा, ये कुछ नाम की चीजें ऐसी जिन्हें रियासत कहा जाता था। यहाँ पर राजा महाराजा टाइप के लोग रहा करते थे, ठीक है। तो ये 296 लोगों के बीच चुनाव होगा और इसमें से कांग्रेस सबसे ज्यादा वोट लेकर के आगे आती है, 208 कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के 73 और बाकी लोगों को 15, इस टाइप से वोट का जो रिजल्ट है वो आता है। आपको ये फिगर याद करने की जरूरत नहीं है, मैं खाली आपको समझा रहा हूं क्या क्या कहानी है, आपको इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब चुनाव हो गए, रिजल्ट आ गया कि इसमें संविधान सभा में कौन कौन लोग बैठेंगे, तो उसके बाद क्या होता है, जो मुस्लिम लीग है, ये मुसलमान तो इसके इंटरेस्ट में थे ही नहीं कि जो संविधान सभा है ये तो भारत के लिए संविधान बना रही है, और मुस्लिम लोग तो अलग राज्य की मांग कर रहे थे। किस राज्य की, पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, आप एक तरह से समझिए, 14 अगस्त 1947 को। इन लोगों को आप हटा दीजिए इसमें से, ठीक है। कितने थे ये, 73 जो थे ये हट गए। और हुआ क्या गया, इसके बाद जो ये थे, ये देसी रियासतें वाले, इन लोगों ने भी हिस्सा ले लिया संविधान सभा के उसमें, ठीक है। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ कि 299 लोगों का चयन हुआ संविधान सभा के लिए फाइनली। आप बस आपको ये याद रखना है, इससे पहले की जो फिगर थे आपको उनमें कुछ ध्यान नहीं देना, वो केवल समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा आपको दिखाए थे। फाइनली 299 लोगों का मतलब 300 में से 1 नंबर कम इन लोगों का चयन हुआ, किसके लिए, संविधान सभा के लिए।
ध्यान रखें, आप ये सब फिगर ना याद रखें, इसमें बेवजह कंफ्यूजन होगा। मैंने आपको खाली कहानी समझाने के लिए बताया कि कुछ देसी रियासतें भी थी, पाकिस्तान का बंटवारा भी हो रहा है, मुस्लिम लीग पार्टी वहां से अब हट जा रही है हिंदुस्तान से, क्योंकि कानून बन रहा है, संविधान बन रहा है, वो भारत के लिए बन रहा है, मुसलमानों के लिए थोड़ी बन रहा है। वो तो पाकिस्तान की मांग करे, तो कह रहे हैं हमें अलग से ही देश दे दो, तो वो क्यों इंटरेस्ट लेंगे यहाँ के कानून में? आई बात समझ में? तो ये जो संविधान सभा मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, जिस एक सभा में बैठकर, एक कमरा समझिए, इसमें बैठ कर के जो लोग अब इस किताब को लिखेंगे, इस संविधान नाम की किताब को, उन सबका चयन हो चुका है। किस तरीके से हुआ वो मैंने आपको कहानी समझा दी, और फाइनली 299 लोगों का चयन हुआ। इन 299 लोगों में कुल मिलाकर के जो, अगर हम ज्यादातर देखें तो कांग्रेस बहुमत से जीती थी, कांग्रेस के थे ज्यादातर लोग। साथ ही साथ जो स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने यहाँ पर से अंग्रेजों को भगाने में या उनको यहाँ से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण योग्यता निभाई या महत्वपूर्ण कार्य करे, वही सब लोग इस संविधान सभा के मुख्य सदस्यों के रूप में देखे जा रहे हैं। ठीक है, इस 299 में। और इन 299 लोगों ने, कहा जाता है जो वो है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन, मतलब 166 डेज में इन्होंने ये जो पुस्तक मैंने आपको शुरू में दिखाई संविधान, इस पुस्तक को लिख डाला। इसको संविधान नामक पुस्तक को। आई बात समझ में इतनी? ठीक है, 299 लोगों ने फाइनली संविधान को लिख डाला 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लेकर के। ठीक, इतनी बात क्लियर? संविधान किताब लिखी कैसे गई, लिख कौन रहे हैं, लिखने वाले लोग मैंने आपको बताया कि उनका चुनाव हुआ, चुनाव किस किस हिसाब से हुआ वो भी मैंने आपको बताया। कुछ प्रांत पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था, जहां पर पहले से विधायक थे, उन लोगों ने कुछ लोगों को चुना। कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो देसी रियासतें थी, जहां पर राजे महाराजे रहा करते थे। कुछ केंद्र शासित प्रदेश टाइप के, जैसे हम आज बोलते हैं, वैसे थे। और बीच में जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो मुस्लिम लीग यहाँ से हट जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी कहानी बता दी कि संविधान सभा, जो लोग अब कानून लिखने वाले हैं इस किताब के लिए, उनका चयन कैसे हुआ, और बेसिकली मैंने ये भी बताया कि संविधान टोटल कितने टाइम में लिखा गया। अब आइए हम आगे चलते हैं कि संविधान सभा, अच्छा ये जो मैंने आपको लास्ट में बताया ना 2 साल 11 महीने, ये मैंने आपको फाइनल बात बता दी। ठीक, इतना टाइम में किताब बनी। अभी हम लोग यहाँ पर से कहानी को शुरू करेंगे कि 299 लोगों का चयन हो चुका है। अब ये लोग संविधान बनाने की शुरुआत करेंगे। आप कहानी को यहाँ से समझिएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। संविधान सभा के उद्देश्य, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑब्जेक्टिव। अब 299 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। इस कमरे में बैठेंगे जिसे कहा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जहां पर ये लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। आ रही बात समझ में? अब लिखेंगे भाई ये कानून भारत के लिए। अब इतने सारे लोग हैं, 299 लोग हैं, सबके अपनी अपनी विचारधारा होंगी। कोई किसी बात को मानता होगा, कोई किसी बात को मानता होगा, किसी के आदर्श कुछ होंगे, किसी के आदर्श कुछ होंगे। ऑब्वियस सी बात है, आप सभी इस बात को समझ सकते हैं कि अगर 300 लोग मिलकर के एक जगह पर बैठ जाएं तो क्या सबकी विचारधारा एक होगी? थोड़ी बहुत तो अलग होगी ना सबकी। तो वो क्या क्या थी? तो संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उनके दृष्टिकोण क्या क्या थे वो जरा देखते हैं। कुछ के दृष्टिकोण थे उदारवादी, कुछ के थे समाजवादी, कुछ के थे गांधीवादी। लिबरल प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल और गैंडियन प्रिंसिपल, ये कुछ विचारधाराएं हैं जैसे लोग सोचते हैं। जैसे अगर मैं आपको इसको एक सिंपल वे में समझाऊं तो कुछ लोग उग्र प्रभाव के होते हैं, कुछ लोग गुस्से से सोचते हैं, कुछ लोग गांधी जी की तरह सोचते हैं, कुछ लोग भगत सिंह की तरह सोचते हैं। समझ रहे हो? सबका अपना अपना विचारधारा है। कुछ लोग एंगर नेचर के होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, कुछ लोग ठंडे दिमाग के होते हैं। सबके अपने अपने सोचने के तरीके हैं। जिसको जिसमें सुख मिले वो उस हिसाब से सोचता है। आ रही बात समझ में आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं? इसी तरीके से इस संविधान सभा के जो लोग थे इन सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं थी। आइए एक एक करके सबको समझते हैं। कुछ लोग थे उदारवादी दृष्टिकोण के। उदारवादी दृष्टिकोण का मतलब ये होता है कि कुछ लोग इस आइडियोलॉजी को मानते थे, उदारवादी टाइप की, जिसे आप कहेंगे एक तरह से आप देखिए लिबरल। मतलब कि भाई आम आदमी को स्वतंत्रता दी जाए, सबसे ज्यादा लिबर्टी दी जाए, उसको आजादी दी जाए।
जितना कम से कम हो सरकार हस्तक्षेप करे उसके आजादी के बीच में। आज देखिए आपको कितना फ्रीडम है, जो मन में आए वो करिए, सकारात्मक वे में, लीगल वे में, इलीगल एक्ट नहीं, आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं। आप अच्छा काम करिए, कौन रोकेगा आपको? आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना आप शुरू करिए, कोई है आपको रोकने वाला? तो यही तो है उदारवादी एक तरह से। आप जो करना है करिए, लेकिन अच्छे मैनर में, गलत उस पर नहीं। ऐसा नहीं कि आप लिए चाकू और बंदूक बम गोला लेके किसी को मारने चल दिए, नहीं, वो नहीं, गलत दृष्टिकोण में नहीं, सकारात्मक वे में करिए, किसी का उसमें हनन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहलाती है उदारवादी दृष्टिकोण, जिसमें सरकार यह चाहती है कि हम कम से कम किसी की स्वतंत्रता पर बंदिश लगाएं। आई बात समझ में? तो कुछ लोग इस विचारधारा के थे संविधान सभा में कि हम लोग उदारवादी तरीके से ही इस कानून को बनाएंगे, इस किताब में जितने भी कानून है वही लिबरल प्रिंसिपल में, ठीक है, लिबर्टी प्रोवाइड करी जाएगी। दूसरा आता है समाजवाद दृष्टिकोण में। समाजवाद दृष्टिकोण का मतलब यह है कि जहां पर सबके सबको बराबर नजरिए से देखा जाएगा, ना अमीर होगा, ना गरीब होगा, ना रिच होगा, ना पुअर होगा, है ना, सबके सबका बराबरी का अधिकार है, सबका विकास करो एक साथ, सबका डेवलपमेंट करो, ठीक है। समाज ओवरऑल कोई ऐसा भेदभाव नहीं, सबके लिए बराबर है, सबका विकास करो बराबर वे पे। कुछ लोग इस विचारधारा के थे, कुछ लोग गांधीवादा विचारधारा के थे। जैसे गांधी जी के बारे में आप सभी जानते हैं, वो किस तरह की आइडियोलॉजी को बिलीव करते थे। तो ये अलग अलग सबकी अपनी अपनी मान्यताएं थी जो संविधान सभा के सदस्य थे। अच्छा, इन सब में अगर हमने देखा पाया तो सबसे ज्यादा सब पाया गया कि लिबरल या जिसे हम उदारवादी कह रहे हैं, उदारवादी दृष्टिकोण के लोगों की संख्या ज्यादा थी, या इस बात को हर कोई मानता था कि इस तरह के से कानून बनाया जाए कि सरकार का कम से कम हस्तक्षेप हो किसी नागरिक के स्वतंत्रता पर। कोई आम आदमी है, कोई भारत का नागरिक है, तो उसको इतना स्वतंत्रता दी जाए, बात बात पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना हो उसके बीच में, हर बात के लिए सरकार आ रही, हर बात में उसका आजादी पे हनन है, जैसे अंग्रेजों के टाइम पे था। समझ रहे हो? तो उदारवादी विचारधारा, उदारवादी दृष्टिकोण या लिबरल प्रिंसिपल्स को ही मुख्य आधार बनाया जाता है संविधान सभा का, ठीक है। इसी के बेस पे अब संविधान सभा के लोग अपने कानून लिखेंगे। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। ये हमने देखी विचारधारा क्या क्या थी। उदारवादी विचारधारा को ही प्रमुख माना गया क्योंकि ज्यादातर लोग इसी विचारधारा को मान के चल रहे थे। अब क्या है, आपने देखा संविधान सभा, सबसे पहला समझ चुके थे संविधान सभा क्या थी। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव पेश करा और जिसे 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया। क्या मतलब हुआ इसका? अब देखो, मैंने आपको बताया कि संविधान बनने जा रहा है और बेसिकली किस मुख्य धारा को लेकर के? उदारवादी विचारधारा को लेकर के, जिसमें लिबर्टी, मैंने बताया लिबरलिज्म के साथ, कि गवर्नमेंट कम से कम हस्तक्षेप करे किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर, किसी प्रकार का गवर्नमेंट की तरफ से कोई हस्तक्षेप ज्यादा ना हो, ठीक। अब ये लोग लिख रहे हैं, तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा कि संविधान सभा के सामने वो रखा प्रपोजल, प्रस्ताव, कि भाई जो संविधान बन रहा है, संविधान जो बन रहा है वो किस बेस पे बनना चाहिए, मतलब इसके टारगेट क्या होने चाहिए, इसके उद्देश्य क्या होने चाहिए। आ रही बात समझ में? संविधान सभा कानून बनाने जा रही है और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को एक प्रस्ताव पेश करा। जैसे आज हम बोलते हैं कि एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ, एक कच्चे तौर पर एक कागज प्रोड्यूस करा जाता है, ठीक है, सभा के सामने, और उसको जब सब लोग ओके करते हैं, वोट देते हैं, तो वो कानून बन जाता है। कुछ इसी तरह से समझिए कि जवाहरलाल नेहरू जी ने एक 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव पेश करा संविधान सभा में, जिसे कहा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव। क्या कहा जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और इस उद्देश्य प्रस्ताव में यह बताया गया कि इस संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या होगा, जिसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी कहा जाता है, या उद्देश्य प्रस्ताव या लक्ष्य पूर्ति प्रस्ताव। वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप ये समझिए पहले, उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा जिसमें
गाइडलाइंस थी कि अब जो संविधान बन रहा है उसकी बेसिक बातें क्या है। मतलब एक अगर आप हिस्ट्री की किताब देखें, आप एक हिस्ट्री की किताब देख लीजिए फॉर एग्जांपल, तो आप हिस्ट्री किताब का या पहला पन्ना देखेंगे तो उसमें क्या लिखा रहेगा। मान लो उस किताब में 1000 पन्नों में पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है फॉर एग्जांपल मानते हैं हम, उस किताब का एक पन्ना होगा, ठीक है, उसमें क्या लिखा रहेगा कि इस किताब के अंदर पूरा कंटेंट क्या है, क्या किस बारे में किताब जिक्र कर रही है। इतिहास में बोलेंगे कि भाई ये पूरी बीती हुई घटनाएं जो ऐतिहासिक रूप से इम्पॉर्टेंट हैं उन सब का इसमें जिक्र करा गया है, क्या क्या तरीके से ऐतिहासिक घटनाओं का क्रम है, उस सब बातों को उसमें लिखा रहेगा कि आगे इस किताब के अंदर क्या क्या कंटेंट है, बेसिक बातों में या कम शब्दों में उस बात को लिखा रहता है। वैसे ही संविधान के अंदर अब इतने पन्नों का पुलिंदा है, इतने सारे पन्ने हैं संविधान किताब के अंदर, उन सब पन्नों का अगर हम सबका शीर्षक निकालें तो वो क्या होना चाहिए। उसमें यही बताया जाएगा कि संविधान में नागरिकों के विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, आस्था या व्यवसाय को चुनने की उनकी आजादी है। नागरिकों में समानता होगी, सबके लिए बराबर न्याय होगा। अनेक अनेक वर्गों के लिए, जातियों के लिए कुछ एक अलग से कानून होगा। वैसे सबके सब बराबर हैं लेकिन कुछ एक पिछड़े वर्गों के लिए अलग से कानून होगा। इसमें दिशा निर्देश होंगे, किस हिसाब से राज्य को कार्य करना है, किस हिसाब से सरकार को कार्य करना है, नागरिक और सरकार के बीच में क्या क्या एक तरह से रिश्ता है। लक्ष्य निर्धारित करे जाएंगे संविधान के कि इस संविधान की किताब में क्या क्या बातें लिखनी है, और इसी बात को कहा जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव। ऑब्जेक्टिव क्या है इस संविधान को लिखने का, आगे आप जो लिखने वाले हैं उन सब बातों की जो मूल बात है, जो एक जन्म कुंडली है वो यही है। इसी में सब बताया जाएगा कि नागरिकों के अधिकार हैं, सब लोग समान हैं, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं है, सब तमाम नागरिकों को आज़ादी है, अपना धर्म, अपना मजहब, अपना स्वतंत्रता है, जो करना है वो करो, जो व्यवसाय करना है करो, देश के तमाम संसाधनों पे सब लोगों का बराबरी से अधिकार है, जो जिसको सही लगता है वो करे, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया सकारात्मक वे में, ठीक है। सबको आज़ादी है अपनी मर्जी का, जो वो सुनना चाहे, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना चाहें, जिस तरह का बिजनेस करना चाहें, ठीक है, सब बातें इसमें लिखी जाएंगी। तो उन्हीं सब बातों को जो जवाहरलाल नेहरू ने वहां पर पेश करा 13 दिसंबर 1946 को, उसको 22 जनवरी को एक्सेप्ट कर लिया गया, और इसी को कहा जाएगा अब आगे चल करके प्रस्तावना। प्रस्तावना या उद्देशिका या इंग्लिश में प्रीएम्बल। ये बेसिक पन्ना है, ये एक फर्स्ट पेज है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें आगे का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी बातों को मद्देनजर रख के लिखा जाएगा। इसमें सब बता रखा है कि भाई इंसान, नागरिक, समझ रहे हो, सब बराबर, कोई भेदभाव नहीं। सुप्रीम जो होगा वो कौन होगा, जनता होगी, जनता प्रमुख है। यहाँ पर टोटली आप जब इसको पढ़ेंगे उद्देशिका को तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव पेश करा, जिसे 22 जनवरी को पारित कर दिया गया, और इसी को अगर सजा वजा के रखा जाएगा अच्छे से लिख करके तो वही कहलाती है उद्देशिका या प्रीएम्बल, ठीक है। अब आपको मैंने छोटे छोटे अक्षरों में तो समझा दिया कि उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या बातें हैं। अब आप उसको डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसे अंग्रेजी में कहा जा रहा है और हिंदी में उद्देश्य प्रस्ताव, इसमें बातें क्या है कि भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनाना है एवं नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, आस्था व व्यवसाय की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना था। ये सब बातें आपके उद्देश्य प्रस्ताव में लिखी गई हैं, ध्यान से सुनते रहिए। नागरिकों को समानता, समान न्याय एवं विभिन्न जन कल्याण के लिए एवं भारत में अंतिम सत्ता जनता में निहित होगी। ये सब बेसिक बातें हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, एक प्रपोजल प्रोड्यूस करा, उसकी बातें। आइए इन सब बातों को अब आप समझते हैं हम लोग, ठीक है, कि भारत को एक स्वतंत्र बनाना है। स्वतंत्र आप सभी को मालूम है क्या होता है। अब दूसरा आता है संप्रभु। संप्रभु का मतलब है कि जो भारत है, भारत इंडिपेंडेंट है, इसमें कोई भी बाहरी देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारत से संबंधित जितने नियम कानून, जो भी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन भारत खुद करेगा। बाहर वाला आके यहाँ छेड़खानी नहीं करेगा।
इससे पहले जैसे ब्रिटिशर्स थे उनको तो भगा दिया है, उस समय थोड़ी थे हम लोग संप्रभु, उस समय तो खाली भारत यहाँ था, वहां से ब्रिटेन की रानी कर रही थी आदेश और यहाँ पर वो लागू किए जाते थे। आ रही बात समझ में? लेकिन अब संप्रभु है, आ रही बात समझ में? अब संप्रभु है और इसी को आप अंग्रेजी में, अगर आप अंग्रेजी मीडियम के हैं तो सोवरन कहा जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? भारत को स्वतंत्र संप्रभु बनाना है, बाहरी हस्तक्षेप नहीं। भारत राज्य अपनी समस्याओं के लिए खुद ही समाधान ढूंढेगा। जो पॉलिसीज हैं, जो नियम कानून है, वो यहीं के लोग बनाएंगे, बाहर का आके नहीं करेगा, बाहरी देश में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये भारत क्या है, अब भारत खुद अपने मैटर निपटेगा। जो रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज हैं वो सब भारत खुद बनाएगा। तो यही संप्रभु है। आई बात समझ में? दूसरी बात लिखी है गणराज्य। गणराज्य बनाना है। अब गणराज्य का मतलब क्या हुआ? इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो सर कहेंगे रिपब्लिक। ठीक है, गणराज्य बनाना है मतलब जो राष्ट्र का प्रमुख है, जो राष्ट्र का प्रमुख है, हमारे राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है, मतलब हमारे देश का प्रमुख कौन होता है, या हम बोले जाए कि देश का प्रथम नागरिक हम किसे कहते हैं, फर्स्ट सिटीजन किसे कहते हैं, तो वो होते हैं हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय, जिन्हें आप प्रेसिडेंट भी कहते हैं। तो ये कौन होते हैं? ये वंशानुगत नहीं होंगे, ध्यान रखा जाए, ये वंशानुगत नहीं होंगे। इनका चयन जनता करती है अप्रत्यक्ष रूप से। जनता करती है अप्रत्यक्ष रूप से मतलब, अप्रत्यक्ष का मतलब है इनडायरेक्टली। जनता चुनती है विधायकों को, सांसदों को, और यही लोग आगे चल करके चुनते हैं हमारे प्रेसिडेंट को, हमारे राष्ट्रपति महोदय को। तो जो देश का प्रमुख है, जो प्रमुख मुखिया है, वो वंशानुगत नहीं होगा। जैसे पहले होता था राजा महाराजा, एक राजा मरा तो दूसरा राजा का बेटा बनेगा, वो राजा का बेटा मरा तो उसका जो बेटा होगा वो बनेगा। अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि जो अभी प्रेसिडेंट है अगला प्रेसिडेंट उसका बेटा बनेगा, नहीं, कदाचित भी नहीं। तो यही है गणराज्य। गणराज्य इनडायरेक्टली जनता के द्वारा ही चुना जाता है, क्योंकि जनता चुनती है अपने मंत्री, अपने सांसदों को, अपने विधायकों को, और वही लोग चयन करते हैं राष्ट्रपति महोदय का। आ रही बात समझ में आपको? ठीक है, तो ये रहा गणराज्य का मतलब। तो भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनाना है। उद्देश्य प्रस्ताव की बातें हैं, ये हम पढ़ रहे हैं, जो एक कागज में लिख करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने प्रस्तुत करा, जिसको बाद में माना भी गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, और उसी के बेस पर आगे संविधान की बातें लिखी जाएंगी। इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए कि भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनाना है। दोनों शब्दों का मैंने आपको मतलब बता दिया है। एवं नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, आस्था व व्यवसाय की स्वतंत्रता सुनिश्चित कराना है। ये बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी, फिर भी थोड़ी बहुत बातें मैं आपको इसमें से बता देता हूँ। क्या कहा जा रहा है? नागरिक, आप सभी को मालूम है, सिटीजन। नागरिकों को क्या करना है कि विचार, भाई जो आपको सोचना है आप सोचिए, आपकी सोचने पे कोई पाबंदी नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना है संविधान बनाते हुए। उसको अभिव्यक्त करना है। अब भैया सोचे हो तो उस बात को एक्सप्रेस भी तो करोगे। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री भारत के गलत काम कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज गलत हैं, उनके नियम कानून गलत हैं, जो भी वह देश के लिए कर रहे हैं, अब सोचिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद उसको अभिव्यक्त भी तो करोगे, आप एक्सप्रेस करोगे, बोलिए। लेकिन बोलने की एक शैली होती है, उसके तहत आप उसको एक्सप्रेस करेंगे। ऐसे नहीं कि आप वहां पर गाली वगैरह देंगे तो वो फिर एक अलग मैटर हो जाएगा। तो अभिव्यक्ति की भी आपको आजादी है, उसको एक्सप्रेस करने की आजादी है आपको। ठीक है, भारत के नागरिकों को यहाँ पर धर्म लिखा हुआ है, धर्म, अपनी मर्जी का आप रिलीजन चुनिए, जो मन करे आपको, अपनी मर्जी का धर्म चुनिए। विश्वास, जो आपको लगता है सही उस पर विश्वास करिए, कोई रोक टोक नहीं है। आस्था व व्यवसाय, आस्था मतलब आपको बिलीफ है, आप आस्तिक हैं, नास्तिक है, भगवान को मानते हैं, मानिए, नहीं मानते हैं ना मानिए, कोई आपको रोक टोक नहीं है कि चलो मानो, डंडे के बल पे पुलिस मार रही है आपको पकड़ के, ऐसा नहीं है। आपको नहीं करनी है, भगवान के आगे हाथ नहीं जोड़ना है, मत जोड़िए। मंदिर आ रहा है मत सर झुकाइए, मस्जिद आ रहा है मत करिए, है ना।
आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता इन सब चीजों के लिए। तो ये सब बातें बताई जा रही हैं उद्देश्य प्रस्ताव में कि इन सब बातों का ध्यान रखना है संविधान बनाते हुए, कि ये सब चीजें आजादी आदमी नागरिकों को मिलनी चाहिए। पढ़ रहे हैं ध्यान से कि एवं नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विषय, विश्वास, आस्था व व्यवसाय की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। ठीक है, आस्था आप समझ गए। व्यवसाय अपनी मर्जी के हिसाब से ऑक्यूपेशन चुनो भाई, कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम भाई काहे आ रहे हो यहाँ पर, तुम जाकर के वो लकड़ी का काम करो, तुम कारपेंटरी करो खाली, और कुछ नहीं तुम्हारे बस का, तुम यही करोगे, तुम कपड़ा नहीं बेचोगे, समझ रहे हो, तुम कंप्यूटर की दुकान नहीं खोलोगे, तुम मोबाइल नहीं बेचोगे, तुम ट्यूशन सेंटर नहीं खोलोगे, ऐसा कुछ नहीं। जो मन में आता है, जो व्यवसाय आपको सही लगता है आप करिए। लेकिन कुछ एक व्यवसाय हैं जैसे जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हैं, उन सबको छोड़ करके उसमें लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, बाकी सबके लिए तो आपको फ्रीडम है, करिए, व्यवसाय की स्वतंत्रता है आपको। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखना है आप संविधान सभा को आगे बनाते हुए। आ रहे हैं बात समझ में कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है? आ रही होगी आई थिंक अब आप सबको समझ में, जो जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर प्रोड्यूस करा है, मैंने आपको बताया ना अभी कि करा था। ठीक है, बाकी इसमें आगे लिखा हुआ है नागरिकों को समानता, समान न्याय, इक्वालिटी, समान न्याय, समान न्याय भी आप समझते हैं, विभिन्न जन कल्याण के लिए। ठीक है, एवं भारत में अंतिम सत्ता जनता में निहित होगी। अच्छा, भारत में अंतिम सत्ता जनता में निहित होगी, इसका मतलब जो सत्ता है, जो सुप्रीम है, वो जनता है, जनता जनार्दन है। इसीलिए तो जो भारत की शक्ति है, जो प्रधानमंत्री महोदय तक हैं, उनका चयन कौन करता है? इनडायरेक्टली अगर आप देखें, जनता ही तो करती है। सबसे बड़ी सत्ता या शक्ति कौन है? जनता है। जनता चाहे तो तख्तो ताज हिला दे रातों रात। क्यों? जिसको सही लगता है उसको बिठाते हैं, चुनते हैं, 5 साल में अच्छा नहीं लगा तो अगले साल फिर टाटा बाय बाय उसको। तो अंतिम सत्ता तो यहाँ पर आप समझ ही रहे हैं कि किसकी है ना? हमारी बात समझ में। तो भारत में अंतिम सत्ता जनता में निहित होगी। इन सब बातों को उद्देश्य प्रस्ताव में रख करके संविधान सभा के सामने रखा गया और इसको एक्सेप्ट करा गया। अब इन्हीं बातों को मद्देनजर रखिए, ये बेसिक बातें हैं कि भाई तुम संविधान बनाने जा रहे हो, इन सब बातों का ध्यान रखोगे, इस हिसाब से बनाओगे। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो बस यही बातें हैं। और इधर ये आपकी बातें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इसको बोला गया है उद्देश्य प्रस्ताव को, इंडिपेंडेंट, सोवरन, रिपब्लिक, सिटीजन, फ्रीडम फॉर थिंकिंग, रिलीजन, फेथ, ऑक्यूपेशन, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, सोशल वेलफेयर, इंडिया सुप्रीम पावर लाइज इन हैंड ऑफ पब्लिक। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पेश करा, जिसे 22 जनवरी को पारित कर लिया गया, मान लिया गया। ठीक है, अब आ गया होगा समझ में। और यही बातें, जो ये बातें अभी हमने पढ़ी, ये उद्देश्य प्रस्ताव वाली, ये जो हम पढ़ रहे थे अभी तक, भारत को स्वतंत्र संप्रभु, इन सब बातों को जब एक पैटर्न में संरचना करके अच्छे से सजा वजा के एक प्यारे से पन्ने में बिल्कुल सही तरीके से लिख दिया जाएगा, तो वही कहलाया जाएगा प्रियम्बल, प्रस्तावना या उद्देशिका। आई बात समझ में? ठीक है, तो आइए अब हमने क्या पढ़ना है? अब हमने पढ़ना है प्रस्तावना, कि प्रस्तावना क्या है। चलिए